नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में चर्चा होगी 2 साल क्या कमाल। जी हाँ, मोदी सरकार के साथ साथ विपक्ष के भी 2 साल हो गए हैं। इन 2 साल में विपक्ष ने क्या कमाल किया, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को अहम जिम्मेदारी देते हुए पार्टी की जड़ों को प्रदेश में मजबूत करने का काम सौंपा। लेकिन इन 2 सालों में जोड़ी कितनी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी, अब इसकी चर्चा है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी की स्थिति पहले से ज़्यादा सुधरी है, तो बीजेपी विपक्ष के 2 साल को लेकर हमलावर है। लेकिन सवाल ये है कि इन 2 साल में विपक्ष सरकार को कितनी मजबूती से घेर पाया और क्या 2028 में जीतू उमंग की जोड़ी कोई कमाल कर पाएगी। आज चर्चा इन सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। पटवारी और सिंघार की जोड़ी के 2 साल, प्रदेश में विपक्ष ने कितनी छोड़ी छाप। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद सिर्फ बीजेपी में ही बड़े बदलाव नहीं हुए थे, बल्कि विपक्ष यानी कांग्रेस में भी कई बदलाव किए गए। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह जैसे सीनियर नेताओं को साइड कर जीतू पटवारी को जहां प्रदेश कांग्रेस का कप्तान बनाया गया, तो पूर्व मंत्री उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन इस जोड़ी ने इन 2 सालों में कांग्रेस की जमीन कितनी मजबूत की, ये सवाल बना हुआ है। दरअसल कई मुद्दों पर ये दोनों एक साथ दिखे, तो कई बार ये खबरें भी सामने आई कि कई मसलों पर दोनों की सहमति नहीं बन पाई। इसमें लोकसभा चुनाव में टिकट देने की बात हो या फिर उपचुनाव की, जिला अध्यक्ष की लिस्ट के दौरान भी कई मामलों पर सहमति नहीं बनी। लेकिन कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इन दोनों की जोड़ी ने प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को पहले से ज्यादा मजबूत किया है। जीतू पटवारी एक यंग और डायनेमिक पर्सनालिटी है। इस 2 साल में उसने मध्य प्रदेश के हर जिले में 2-2, 4-4 बार दस्तक दी है, कांग्रेस के लोगों को चार्ज किया है और प्रदेश से लेके स्थानीय मुद्दों को जिस जिले में वो जाते हैं बड़ी शिद्दत के साथ उठाते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं। लोगों को ये विश्वास होता है उस जिले के लोगों को कि वास्तव में कांग्रेस विपक्ष में ज़रूर है, लेकिन उसकी आवाज़ मजबूत है और हमारी समस्याओं के लिए कांग्रेस मजबूती से मैदान में है। भले ही कांग्रेस अब खुद को ज्यादा मजबूत बताए, लेकिन क्या बीजेपी को उसने इसी मजबूती के साथ घेरा? अब ये भी सवाल है, क्यों विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष से ज्यादा तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपनी सरकार से सवाल पूछे थे, जबकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कांग्रेस विधायकों के साथ हर रोज नए नए रूप में प्रदर्शन करते दिखे। लिहाजा अब बीजेपी ने दोनों की जोड़ी पर तंज कसा है। निश्चित तौर पर क्राइसिस के ये 2 वर्ष, कंफ्यूजन के ये 2 साल, नो कॉन्फिडेंस के ये 2 साल, जिसमें कांग्रेस ने कीर्तिमान स्थापित करा लोकसभा के चुनाव में अपने आप को 0 सीट दिलाकर। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जिस लोकसभा सीट पर निवास करे, जहां का मतदाता हो, वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट ही नहीं मिल पाया कांग्रेस को। तो कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े नेता आपस में खूब लड़े इन 2 सालों में। इसमें दो राय नहीं है, जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की कार्यशैली अटैकिंग मोड वाली है। किसान, आदिवासी समेत कई मुद्दों पर दोनों नेता सड़क पर भी नजर आए। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या गुटबाजी के कैंसर को खत्म या कम पटवारी कर पाए? क्या लंगड़े और रेस वाले घोड़े की पहचान हो पाई? क्या ऐसा कोई भी मुद्दा विपक्ष ने इन 2 सालों में उठाया जिस पर सत्ता पक्ष को विचार करना पड़ा हो, या वो इस पर असहज दिखा हो? खैर, इस पटवारी और सिंगार की जोड़ी ने कांग्रेस को कितना मजबूत किया, ये तो 2028 के चुनाव में ही साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इन दोनों से पार्टी को उम्मीदें काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और जिस प्रकार से 2 साल का कार्यकाल आपने भी बड़े नज़दीक से देखा जीतू पटवारी उमंग सिंगार का, पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या? जिन उम्मीदों के साथ इस युवा जोड़ी को मध्य प्रदेश में उतारा गया था, उस पर खरे उतरे हैं? देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि युवा जोड़ी सक्रिय ज्यादा रही है
और यात्राएं भी उन्होंने खूब की हैं, और जितनी यात्राएं की हैं उससे ज्यादा कहीं ना कहीं मीडिया में अपना स्थान तो बनाया है। जी ये सक्रियता रही है, और उनके वक्तव्यों को, उनके उठाए गए चीजों की चर्चा भी खूब सारी हुई है। लेकिन अब इसका जनता पर कितना प्रभाव है ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात जरूर, दो चीजों में मुझे ये जोड़ी थोड़ी सी कमजोर दिखी। जी सरकार की कमजोरियों को लेकर के जिस तरीके से जनता के बीच जा सकते थे, जैसे मान लीजिए खाद का मुद्दा मध्य प्रदेश में लगभग लगभग सब जगह था, उसको लेकर के जनता के बीच उन्होंने सरकार को तो घेरा, उस पर विधानसभा पर भी घेरा, भोपाल में भी प्रदर्शन किए, लेकिन जितने जनता को जा सकते थे उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं उनकी कमी रही। दूसरी, लाइन ऑर्डर को लेकर के तो सरकार को घेरने में तो बहुत सक्रिय रही ये जोड़ी, लेकिन जनता के बीच में जाकर के मुद्दे उठाने में थोड़ी सी मुझे उतनी ज्यादा सक्रिय नहीं दिखी जितनी उन्होंने मीडिया और सरकार को घेरने पे लगा। अब जी पब्लिक पर कितना प्रभाव है ये अभी आने वाले वक्त में दिखेगा। जी लेकिन ऐसा नहीं लगा कि दोनों में एक तालमेल की कमी देखी गई, कि जो उम्मीदें थी कि लगा कि बस अब दो ही छत्रप बचे हैं और अलग अलग सबकी भूमिका, एक ही सदन के अंदर एक ही सदन के बाहर है, तो वो टकराव नहीं होगा, दोनों मिलकर आगे ले जाएंगे पार्टी को। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि दोनों के बीच में तालमेल का अभाव रहा, लेकिन मेरी दृष्टि में ये तालमेल का अभाव बहुत ज्यादा मायने कांग्रेस के लिए नहीं रखता। जी कांग्रेस में केवल एक समय ऐसा जरूर आया जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे और उनकी सिफारिश पर मोतीलाल वोरा अध्यक्ष बने, उसको छोड़ करके बाकी टकराव कांग्रेस में हमेशा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच में या नेता के बीच में, प्रदेश अध्यक्ष के बीच में हमेशा बना रहा। वो कितनी बार मीडिया में विद्याचरण को लेकर के, अर्जुन सिंह जी को लेकर के लगातार आया, दिग्विजय सिंह जी और अर्जुन सिंह को लेकर के कितने मतभेद आए। तो कांग्रेस में मतभेद होना, मुद्दों पर टकराव होना, ये स्वाभाविक ही रहा। और जिन दिनों दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ प्रभावशाली थे, उन दोनों ने कहा था टिकट पर के जाकर के किसके कपड़े फाड़ो, ये बिल्कुल मीडिया में भी खूब आया था। जी तो दोनों के बीच में मतभेद हैं, कई मुद्दों पर हैं, बल्कि जिलाध्यक्ष की नियुक्ति में भी हमने मतभेद देखे। लेकिन कांग्रेस में ये मतभेद होना ये कोई नई बात नहीं है। ये गांधी जी के समय भी, आप सुभाष बोस जब जीत गए थे तो ये मतभेद तो कांग्रेस में हमेशा से रहे हैं। जी लेकिन एक बात है ना शर्मा जी, अगर आप जब सरकार में होते हैं तो एक महत्वाकांक्षा होती है कि जो प्रदेश अध्यक्ष होता है या जो बड़ा नेता होता है वो मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार होता है, या उसको उसके समर्थक बना देते हैं, या वो खुद को मान लेता है, तब तो टकराव समझ में आता है। लेकिन आप इतने लंबे दौर से सत्ता से बाहर हो और चुनाव में भी वक्त, ऐसा नहीं है कि अभी आपको तुरंत आपको अगर बना दिया जाए कि नेता घोषित कर देंगे कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार ये रहेगा, वो स्थितियां भी नहीं है। तो ऐसे में ये आपको नहीं लगता ये तालमेल होना जरूरी था, तो ये टकराव खटकता है थोड़ा सा? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस प्रकार आप देख लीजिए कि 2003 से लेकर के भाजपा लगातार सरकार में है, और अगर कुछ महीनों के लिए कांग्रेस की सरकार भी आई थी तो उनके भाजपा के वोट कम नहीं हुए थे। कुछ सीटें भाजपा अपनी गलती से हारी थी, वो कांग्रेस नहीं जीती थी, भाजपा हारी थी, भाजपा ने कुछ गलतियां की थी। ये उस समय भी मैंने हर चैनल पर कहा था गलतियां कहाँ कहाँ की हैं उसका, लेकिन उसका वो लाभ बहुत लंबे तक उठा नहीं पाए। इस समय अगर आप देखें नेतृत्व की स्थिति पर और नेतृत्व के जो चिंतकों की स्थिति पर, हर राजनीतिक दल में दो धाराएं होती हैं। एक वो धारा होती है जो पब्लिक के सामने रहती है और हम सब देखते हैं कि अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है। एक पर्दे के पीछे की धारा होती है जो कहीं ना कहीं रणनीति तय करती है, उठाए जाने वाले मुद्दे तय करती है। मुझे लग रहा है पिछले काफी वर्षों से कांग्रेस में वो धारा कमजोर है, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी कमजोर है और प्रांतीय स्तर पर भी कमजोर है। किस मुद्दे को किस प्रकार उठाया जाना चाहिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी 4 दिन का विधानसभा सत्र हमारा बीता, तो जितनी सत्तारूढ़ दल के लोगों ने प्रश्न लगाए थे, खाद ना मिलने का, कानून व्यवस्था को लेकर के, किसी अधिकारी की मनमानी को लेकर के, उतने प्रश्न कांग्रेस ने भी नहीं लगाए थे। तो कहीं ना कहीं वो जो रहती है कि कौन सा, कई बार विधायक 2 प्रकार के प्रश्न लगाते हैं। एक तो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन आती है कि ये प्रश्न कौन उठाएगा, ये सब सिस्टम रहता है, और दूसरा विधायक अपनी मर्जी से भी प्रश्न उठाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में जो खासतौर से नीति निर्धारण की जो टीम है, नीति निर्धारण की जो टोली है, मुझे गलती वहां पर कमजोरी दिखती है, वहां कुछ चूक है जिसके वजह से कौन सा मुद्दा क्लिक करेगा। अब वो सारा का सारा जोर केवल और केवल जातिवादी राजनीति पर ज्यादा दे रहे हैं। कोई सा बयान देख लें, टीवी की कोई सी डिबेट देख लें, उसमें दलित की, आदिवासी की, बिल्कुल अलग अलग नाम लेकर के बात करते हैं। तो ज्यादा जोर वो केवल जितना भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए सामाजिक डिवीजन की बात कर रहे हैं,
उतनी ज्यादा वो जमीन पर अपनी जड़ें गहरी करने की बात कांग्रेस में नहीं हो रही है। तो वो जो उनका कहीं ना कहीं जो ग्रुप होता है, जो जिसको अपन इंटेलेक्चुअल ग्रुप कहते हैं, जो बनाता है, वहां कांग्रेस में कुछ ना कुछ कमजोरी है। जी ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसे अब कल विधायक दल, आज विधायक दल की बैठक है, दोनों नेता भोपाल में मौजूद थे, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खाद के मुद्दे पर सचिन यादव लेते हैं। तो बेहतर होता कि दोनों आज सामने आते और अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते, क्योंकि हमने पिछले दिनों भी देखा था कि 12 तारीख को जब मुख्यमंत्री ने अपने 2 साल के रिपोर्ट कार्ड पेश किया था, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आनंद फानंद बुलाई गई, आधे अधूरे डाटा दिए गए, आरोप लगाया गया। तो बेहतर होता आज पूरी तैयारी के साथ वो बताते कि 2 साल में सरकार ने ये किया है, 2 साल में हमने ये किया और अगले 3 साल में हमारी प्लानिंग कांग्रेस को ले जाने की कहाँ है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है ना मनोज जी, यही तो रणनीति नहीं है जो शर्मा जी बता रहे थे। आप थोड़े पीछे जाइए, जब 2 साल पहले जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को ये कमान सौंपी गई थी मध्य प्रदेश की, आपने देखा था कितना उत्साह था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। क्या वो उत्साह बरकरार रहा? हमने देखा है कि जब रामनिवास रावत छोड़कर जाते हैं, वहाँ पे चुनाव होते हैं, तो वो उत्साह बरकरार रहता है। हमने छिंदवाड़ा में भी देखा कि वो उत्साह बरकरार रहता है, और बुधनी में भी देखा, बुधनी में भी कम देखा। करा देते हैं। वो जो उत्साह था वो आपको आज की तारीख में कहीं नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपकी वो रणनीति नहीं रही। यदि आप संगठन की जिम्मेदारी समझ उठाई आपने, तो आप अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता ना मनोज। आप अकेले जा रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, आपके साथ कार्यकर्ता जुड़े, कार्यकर्ताओं में वो जोश बरकरार रख पाए क्या आप, जो शुरुआत में जो आया था जब आपने ज्वाइन किया था कि नया नेतृत्व आया है, बुजुर्गों से हमें मुक्ति मिल गई है, अब एक नई उम्मीद जागी थी कांग्रेस में। मुझे लगता है वो उम्मीद कहीं ना कहीं धुंधली हो गई है। क्यों हो गई है? उसकी वजह है कि आप समय पर अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाए, आप वो मुद्दों को धार नहीं दे पाए। आप विरोध कर रहे हो विरोध के लिए, लेकिन ये विरोध वैसा नहीं कर रहे हो कि आप विकल्प बन जाओ। आप वो रणनीतिक रूप से आप उन मुद्दों को नहीं उठा पाए। कानून व्यवस्था की जो जिक्र कर रहे थे शर्मा जी, कानून व्यवस्था पे आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर पाए, बैकफुट पर ला पाए, आप आंदोलन खड़ा कर पाए। खाद की समस्या की आपने जिक्र किया, सोशल मीडिया पे आपने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन क्या आपने सरकार को मजबूर कर पाए, या आप कोई आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा कर पाए जिसमें लोग जुड़ते? आपने आंदोलन किए, आपने एक तरह से विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन क्या आप जन आंदोलन बना पाए, उसको मुद्दे को उतनी हवा दे पाए कि आप लोग आपसे जुड़ पाते, कार्यकर्ता आपसे जुड़ पाते? आपने एकजुटता दिखा पाए क्या पार्टी में? निश्चित तौर पर नहीं दिखा पाए। चाहे कमलनाथ के बयान हमने देखे हों, चाहे दिग्विजय सिंह के बयान देखे हों, जैसे ही आपने कमान संभाली उन्होंने कहा कि एजेंडा नहीं मिलता है। नेताओं के सुर हमने अलग अलग सुने हैं, वो सुर आपके और उमंग सिंगार के दोनों के सुर एक साथ नहीं सुनाई दिए। शुरुआत में जिस तरह की बात आई, आपने भले ही वीडियो जारी करके कहा हो कि हम एक हैं, लेकिन वो तालमेल, आपको जो पहले जोश था वो जोश नदारद होगा, क्योंकि आपने 2023 में जो हार हुई थी उससे कोई सबक नहीं सीखा, कोई आत्मंथन नहीं किया, कोई रोड मैप नहीं बनाया, कोई रणनीति नहीं बनाई कि किस हिसाब से आप आगे चलेंगे, कैसे विकल्प बनेंगे, किन मुद्दों को उठाएंगे। आप वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हो आज की तारीख में मध्य प्रदेश में, क्या आप उस पर असर कारक हो सकते हो? आपके नेता ही कहते हैं कि भाई SIR को लेकर बड़ा मौका, आप कह रहे थे कि लाडली बहना की वजह से हारे। आपके नेता राहुल गांधी ने कहा ना साहब वोट चोरी से मध्य प्रदेश में हार गए। तमाम नेता सोशल मीडिया पे कमलनाथ से लेके जीतू पटवारी से लेके, नहीं साहब हम तो वोट चोरी से हारे। ये गले उतरने वाली बात नहीं है, ये आपकी रणनीतिक चूक है। आपको देश के मुद्दे अलग हो सकते हैं, प्रदेश के मुद्दे अलग हो सकते हैं, निकाय के मुद्दे अलग हो सकते हैं। ये लगातार जो पिछले चुनाव हैं वो स्पष्ट कर चुके हैं मनोज जी कि आपको मध्य प्रदेश में किसकी सरकार चाहिए, केंद्र में किसकी सरकार चाहिए। इसीलिए तो आप देखो डबल इंजन का नारा दिया था उन्होंने कि आप दोनों ही सरकार एक साथ दो, लेकिन आपने सरकार को कोई बड़ा मुद्दा सरकार के खिलाफ आप 2 साल में खड़ा कर पाए? निश्चित तौर पे आपने आंदोलन किए हैं, वो आंदोलन पिछले से यदि हम तुलना करें, कमलनाथ जी के अध्यक्ष रहते हुए उससे पूर्ववर्ती अध्यक्षों की हम तुलना करें, तो जीतू पटवारी ज्यादा सक्रिय दिखते हैं, ज्यादा आंदोलनकारी दिखते हैं। वो क्या आंदोलन कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन क्या जनता को जोड़ पाए? वो कार्यकर्ताओं में वो टेम्परामेंट बरकरार रख पाए जो वो बने थे? अब दूसरी बात उमंग सिंगार की कर लेते हैं। उमंग सिंगार को आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया, सदन के अंदर क्या उनका वो वैसा दिखा क्या असर? सदन के बाहर जरूर दिखा हमको कि वो मुखौटे लगाकर गए, मीडिया में सुर्खियां जो बहुत बटोरी हैं। हेडलाइन मैनेजमेंट जरूर किया उन्होंने, हेडलाइन मैनेजमेंट अच्छा किया उन्होंने, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन क्या सरकार को बैकफुट पर ला पाए? वो सदन के अंदर कोई ऐसा मुद्दा उठाकर ला पाए कि सरकार को उस पर अपने निर्णय बदलना पड़े, कार्रवाई करना पड़े? एक भी कोई मुद्दा, यदि चाहे खाद का ले लें, हम कानून व्यवस्था का ले लें, किसी को एक को भी सस्पेंड कर पाए क्या अंदर? उससे ज्यादा जो शर्मा जी कह रहे थे कि पक्ष के विधायकों ने ज्यादा अच्छे सरकार को घेरने में कामयाबी, तो ये आपकी कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक है। आपका नेतृत्व पर सवाल उठता है कि आप सबको लेकर
यदि आप कहते हैं हम शैडो कैबिनेट बनाने की पिछली बार भी बात हुई थी, क्या यदि पूर्ववर्ती नेता प्रतिपक्षों से यदि तुलना करें हम, तो क्या जमुना देवी से, अजय सिंह राहुल भैया से, बाकी के लोगों से तुलना करें तो क्या उमंग सिंगार एक अपनी अलग छाप छोड़ पाए? निश्चित तौर पर उनकी अलग छाप कौन सी है कि सदन के बाहर वो ड्रामा अच्छा कर लेते हैं, इवेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन वो मुद्दे पर धार नहीं दे पाते जो जनता से जुड़ा, जनता उनसे जुड़ जाए। तो ये जो खामियां हैं वो कैसे दूर होंगी? आपने उस पर काम नहीं किया, आपने कोई रणनीति नहीं बनाई, आपने अपने विधायकों के साथ बैठकर ये तय नहीं किया कि आपको संबंधित विभाग की अच्छी से प्रश्न लगाना है, कौन से मामलों में कटघरे में खड़ा करना है। आपने सूचना के लिए आपने बाकायदा सूचना के अधिकार के लिए एक अपने प्रकोष्ठ बनाया था, उसका क्या फायदा हुआ? जो आप मंत्री रहे उन विभागों के, वो अफसरों से उनने क्या क्या निकलवाया, क्या कार्रवाई की और क्या सदन के अंदर उठाया? तो वैसा कुछ दिखा नहीं है कि ऐसा लगे मध्य प्रदेश की जनता को कि सत्ता पक्ष को चुनौती देने के लिए विपक्ष मजबूत है और विपक्ष विकल्प बन सकता है। तो क्या आपको विकल्प बनता दिखा? 2 साल में तो ऐसा नजर नहीं आया। आंदोलन जरूर बहुत हुए हैं, कांग्रेस ने सवाल बहुत दागे हैं, लेकिन वो सरकार को मजबूर नहीं कर पाई। तो इस पर कम से कम कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्या वो विकल्प बनना चाहती है, सिर्फ विरोध करके शांत रहना चाहती है? जिम्मेदारी निभा रहे हैं कागजी कि भाई मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मेरी जिम्मेदारी है सरकार को घेरने की, सरकार पर सवाल उठाने की, लेकिन क्या उससे इतर वो विकल्प बनना चाहते हैं? क्या वो ये जनता के सामने दिखा पा रहे हैं कि देखिए सीएम फेस मैं भी हूं? ये दोनों में झगड़ा है कि मैं तो सुर्खियों से नहीं होगा, जनता में लोकप्रियता से होगा कि आपने जनता के मुद्दे क्या उठाए। तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं ये अभाव दिखा है, तालमेल का अभाव दिखा है, गुटबाजी दूर नहीं कर पाया, संगठन गढ़ नहीं पाए, उसको एकजुट करके जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर आंदोलन नहीं कर पाए। आपने जो निर्णय लिए कांग्रेस आला कमान ने उनको बदल दिया, तो इससे भी कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष को आपने एक तरफ फ्री हैंड नहीं दिया। वो यदि कोई नियुक्ति कर देते हैं, आप बदल देते हैं, प्रदेश प्रभारी से आपका टकराव है, बाकी के नेता आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो ये तमाम जो मैसेज गए, मुझे लगता है कि जो आशा और जो एक तरह से जोश था कार्यकर्ताओं में, वो धीरे धीरे निराशा में बदलता नजर आ रहा है। जी नहीं शर्मा जी, एक और चीज है ना कि निराशा, जबकि युवा नेता थे, एक परीक्षा पहली हुई जीतू पटवारी की, लेकिन ये हुआ कि एक शर्मनाक रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो गया कि 29 की 29 लोकसभा सीटें उस समय हार गए, और वो भी तब जब बीजेपी को देश भर में बड़ा झटका लगा। खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात कर लें हम, राजस्थान की बात कर लें हम, महाराष्ट्र की बात कर लें, लेकिन मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें कांग्रेस हार गई। और अब जो ब्रजेश जी ने कहा और आपने भी कहा कि एक अच्छा मौका उमंग सिंगार के पास था, लेकिन वो उसको शायद गवाते नजर आ रहे हैं, और वही हाल जीतू पटवारी के साथ है। ये बिल्कुल ब्रजेश जी ने सारी बात जितनी उन्होंने कही बिल्कुल 100% उन्होंने सही कही, और लगभग उन्होंने कई बातें जो मैं भूल गया था, नहीं कह पा रहा था, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने प्रस्तुत किया। तो मोटे तौर पर सारा का सारा फोकस, जो मैंने कई वक्त डिबेट में भी कहा है, विपक्ष का केवल मीडिया पर ज्यादा फोकस है। अगर वो आंदोलन करने भी गए भी हैं तो उन्होंने वहां कुछ ऐसा किया है कि मीडिया की सुर्खियां बने। मैं 2 उदाहरण, भाजपा के नेता का एक उदाहरण और कांग्रेस के नेता का उदाहरण भी देता हूँ, कैसे जनता में पकड़ बनती है। जैसे लक्ष्मण जी शर्मा हुआ करते थे, बैरसिया के ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, सहकारिता मंत्री रहे जी, हाँ मंत्री भी रहे। गुलाब चंद तामोट थे, रायसेन जिले से थे, वो भी ग्रामीण क्षेत्र से आते थे। तो जब कभी भी आमतौर पर क्या रहता है, मंडी में जैसे ज्यादा माल आ गया, व्यापारी तुलाई धीमी कर देता है ताकि किसान को जल्दी बेच करके जाना, तो वो थोड़ा सा दाम कम करके औने पौने दाम करके रवाना हो जाता है। तो जैसे ही भीड़ लगती थी और कहीं ना कहीं आता था, तो ये नेता दोनों मंडी में पहुंचते थे, मीडिया को खबर नहीं करते थे, और तुरंत व्यापारी पे दबाव बनाते थे, कैसे नहीं पहुंच रहे, तो लाठी को बुलाते थे, चल जल्दी से तोल। और इनके कार्यकर्ता रहते थे जो लग जाते थे, जल्दी जल्दी किसानों का तोलो, जिसके कारण इन लोगों की जमीन पर पकड़ रहती थी। आज मुझे बताइए, विपक्ष में रह करके कौन सा कांग्रेस का नेता ऐसा है जो मंडी में अगर तुलाई रुकी है? ऐसे उदाहरण मीडिया में नहीं आए हैं। 1-1 किलोमीटर लाइन ट्रैक्टरों की लगी हुई है, लेकिन कोई राजनेता वहां पहुंचा हो कि भैया तुम क्या कर रहे हो। या मान लीजिए कई शिकायतें आती हैं, खाद के उस पर नहीं गए, सेंटर पर खाद पे लाइनें लगी रही, वही मैं कह रहा हूं। तो कहीं जाना उन्होंने छोड़ ही दिया, केवल मीडिया में रहना और चौराहे पे रहना। भोपाल में प्रदर्शन भी उन्होंने ऐसे चौराहों पर किए कि ताकि जहां मीडिया सुरक्षा सुविधा के साथ पहुंच जाए। तो कुल मिलाकर के जीत, ये नहीं कह सकता कि आगे आने वाले समय में कौन जीतेगा। कई वक्त कोई राजनीतिक दल गलती अपनी करता है,
जैसे मान लीजिए 77 में अगर इंदिरा जी हारी हैं तो वो अपनी गलती से हारी हैं, बिल्कुल। विपक्ष उसमें एकजुट हो गया था, वरना 71 का युद्ध जीतने के बाद अगर महंगाई ना बढ़ती तो उनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं होता। ये 18 में कहीं ना कहीं टिकट वितरण और कार्यकर्ताओं की नाराजगी से भाजपा हारी थी। तो अभी जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जो सीटें कम हुई हैं, वो जातिगत राजनीति में सीटें कम हुई हैं, तो वो जो ये जो दूसरे की नकारात्मक चीज का लाभ लेकर के चुनाव जीतना एक बात है, और अपनी पैठ जनता के बीच में बनाना, अपना वोट का प्रतिशत बढ़ाना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। कांग्रेस को रणनीति के स्तर पर नए सिरे से आपको विचार करना, वो विचार करके उसमें आगे बढ़ना, तब 2028 में सकारात्मक कुछ कर पाएंगे। सरकार में आना या सरकार से चले जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, जनता में ग्रिप बनाना इतना महत्वपूर्ण होता है। कितने नेता हैं जो बरसों पहले चले गए, और लेकिन आज भी लोग उनको याद करते हैं, जो कहीं ना कहीं वो पब्लिक में उनकी ग्रिप होती है, इसके कारण याद करते हैं। जी, लेकिन ब्रजेश जी शायद ये नेतृत्व भी समझ रहा है, क्योंकि अभी देखते हैं हम दिल्ली में प्रेजेंटेशन के लिए दिग्विजय सिंह को बुलाया जाता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कैसे मजबूत करें। तो जिस कांग्रेस में माना जा रहा था कि छत्रपतियों की विदाई के दिन खत्म शुरू हो गए हैं, कि चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे और दूसरे तमाम दिग्गज कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह वगैरह वगैरह, और ऐसे में फिर से दिग्विजय सिंह को प्रेजेंटेशन पे बुलाना, और SIR के मुद्दे को लेकर 2 बैठकें होती है, और जो प्रदेश प्रभारी होते सज्जन सिंह वर्मा जो भोपाल में बयान दे रहे हैं, उनकी गैर मौजूदगी, यानी नेतृत्व को भी समझ में आ रहा है कि एक अनुभवी आदमी जरूरी है। निश्चित तौर पर ये हमने पहले भी देखा मनोज जी, जब बिहार चुनाव हुए थे तो गहलोत को जिम्मेदारी दी थी। जिस तरह से हम देख रहे थे तेजस्वी से राहुल गांधी की पटरी नहीं बैठ रही थी, तो समझौता किसने कराया था? गहलोत ने कराया था। तो आप देखिए कि थावरचंद, माफ कीजिएगा, गहलोत की बात कर रहा था मैं, राजस्थान अशोक गहलोत की। लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी आप दिग्विजय सिंह को किनारे नहीं कर सकते हो। दिग्विजय सिंह पर एक टैग लगाया बीजेपी ने, मिस्टर बंटा ढार का। उनकी परिस्थितियां देखिए आप 2003 से पहले की, क्या वो भेदभाव नहीं हुआ था? क्या वो राशि नहीं मिली थी? क्या केंद्र सरकार ने बहुत सारे राशियां रोक दी थी, वो काम नहीं हो पा रहे थे? वो अलग चीज है, एक राजनीति होती है, तब भी होती थी, बाद में भी होती है, और मनमोहन सरकार में भी रही होगी। लेकिन आप देखिए कि ये कौन कहने लगा था कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी थी, तो कांग्रेस का एक खेमा और दूसरा खेमा जो उनके विरोधी खेमे थे, कि दिग्विजय सिंह की वजह से यह हालत हुई। तो आला कमान के दिमाग में भी ये बैठ गए कि दिग्विजय सिंह के साथ क्या हुई, कितनी फजीयत हुई कि जब केंद्रीय आला कमान आए, राहुल गांधी आए, दिग्विजय सिंह मंच पे नहीं होते थे। दिग्विजय सिंह खुद कहने लगे थे भैया पार्टी के लोग ही मानते हैं या कि मेरे बोलने से वोट कट जाते हैं। आप देखिए 2018 में वो पर्दे के पीछे रहे, कमलनाथ ने उसमें पर्दे के आगे नहीं आने दिया। फायदा हुआ ना रणनीति बनाने में और पूरे प्रदेश को पहचानने में, किस तरीके से चुनाव जीते जाते हैं। खुद एक समय दिग्विजय सिंह कहते थे मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। निश्चित तौर पर मैनेजमेंट भी एक काम करता है वहां पे। यदि वो मैनेजमेंट काम नहीं करता तो आप देखिए कि मैं जब नर्मदा परिक्रमा दिग्विजय सिंह कर रहे थे, मैं उनके साथ रहा हूं कई दिन तक। लोग कहते थे कि धार्मिक यात्रा है, मैंने इसके बाद आके अखबार में लिखा था कि वो धार्मिक यात्रा नहीं है, राजनीतिक यात्रा है। उसमें फुल समय राजनीति होती थी, कौन नेता है, क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, किसको, और जो विरोधी तक हमने देखा है, अर्जुन पलिया उनका विरोधी हुआ करता था, वो उनको भोजन करा रहा था वहां पे। तो दिग्विजय सिंह ने विरोधियों को भी साधा उस दौरान, और आप देखिए उसका परिणाम क्या हुआ, सत्ता तक आ गए थे ना, सत्ता में पहुंच ही गए। पंगत में संगत हमने देखा था ना, उन्होंने शुरू किया, लगातार उन्होंने वो काम किया है। तो दिग्विजय सिंह नब्ज समझते हैं मध्य प्रदेश की, भले ही कांग्रेस ये कहें कि उनके आने से, उनके एक्टिव होने से हो सकता है सामने आएंगे वो, तो बीजेपी को एक मौका मिलेगा 2003 का वो दृश्य दिखाने का कि किस तरह से मध्य प्रदेश के हालात थे। लेकिन आप ये न भूलें कि 2003 के बाद एक पूरी नई पीढ़ी आ गई जिसने 2003 का देखा ही नहीं है कि सड़कों में क्या हालात थे, गड्ढे कैसे थे, बिजली कैसे थे। लेकिन जो बीजेपी नैरेटिव ऐसा सेट करती है ना कि आप देखिए लालू यादव 25 साल पहले आखिरी बार मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब भी जंगल राज बीजेपी ने याद दिलाया और जेडीयू ने और 200 सीटें जीत ली। ही लोग उनको वो करने लगते हैं ना, तब और जब वो नैरेटिव ज्यादा काम करता। मैं तो कह रहा हूं मैं कि यदि वो पर्दे के पीछे केंद्रीय आला कमान भरोसा कर रहा है तो निश्चित तौर पर इसका कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन तब जब वो पर्दे के पीछे रहे, रणनीति बना, और उस पर जो आज का नेतृत्व है, जो युवा पीढ़ी को मौका दिया है, वो उस पर ईमानदारी से अमल करे। यदि उन्होंने कहा है कि SIR हो रहा है, हमको घर घर जाना चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है? दिग्विजय सिंह यदि पहले कहते हैं नर्सिंग घोटाले में आंदोलन कर रही है NSI, तो वो कहते हैं कि पीड़ित छात्रों को जोड़ो, तो क्या गलत कहते हैं? और आज भी जो सड़क पे आप मंच पर मत लड़ो, पब्लिक के बीच में बैठो, तो उनके जो निर्देश हैं। लेकिन आज भी जो उमंग सिंगार ने प्रेस नोट जारी किया उसमें तमाम उपलब्धियां नर्सिंग घोटाले से लेकर, लेकिन ये भी जनता को पता है ना कि जब उन्होंने कहा था कि मैं विश्वास सारंग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा 4 दिन बाद, लेकिन वो 40 महीने हो रहे हैं, 14 महीने हो रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं हुई है। बहरहाल वक्त कितना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो
तो 2 साल क्या कमाल कि जब शुरुआत में जोड़ी बनी थी तो कहा गया था ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और अब ये कहा जा रहा है कि 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे। तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जितनी उम्मीदों से इन 2 युवाओं को कमान सौंपी गई थी, वो युवा उन उम्मीदों पर खरे क्यों नहीं उतरे। और इन दोनों युवाओं को भी सोचना चाहिए कि भले अभी चुनाव में 3 साल का वक्त है, लेकिन यही वो वक्त है कि जब वो अपनी धार पैनी करके सत्ता पक्ष को घेर कर कांग्रेस के लिए एक नई जमीन तैयार कर सकते हैं। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।